गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक लेके आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिससे कि आपको एवरी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ आपको इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या थियोरेटिकल हो। ये आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप ठीक तरीके से इसे पढ़े तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्केबल होता है, अच्छा मार्क्स आपको दे जाता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या है। बेसिकली इसका मीनिंग तो बहुत ही इजी है। किसी कैपिटल का कॉस्ट, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि किसी कैपिटल का कॉस्ट कितना है। यानी कैपिटल का यहाँ मतलब हो रहा है सिक्योरिटी से मतलब है ना। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि कैपिटल का मतलब सिक्योरिटी से क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवेंचर हो सकता है, कैपिटल का एक सोर्स है ये डिवेंचर। तो डिवेंचर के थ्रू अगर आपने कैपिटल को रेज किया है तो उसका कॉस्ट कितना होगा ये जानने की जरूरत है। दूसरा हो सकता है इसमें बॉन्ड, कि अगर आपने बॉन्ड के थ्रू कैपिटल को रीच किया है तो उसका कॉस्ट कैसे आप निकालेंगे, हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ बॉन्ड या हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। उसके अलावा आपको इक्विटी शेयर हो सकता है ना, कि इक्विटी शेयर के थ्रू आपने कैपिटल को रीच किया है तो इक्विटी शेयर का कॉस्ट क्या होगा। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर, कि प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट क्या होगा अगर आपने प्रेफरेंस शेयर के थ्रू कैपिटल को रीच किया है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है रिटेन्ड अर्निंग, है ना। रिटेन्ड अर्निंग मैं आगे आपको बताऊंगा कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है और इसका कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू भी अगर आपने कैपिटल को रीच किया है तो इसका भी कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और लास्टली इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हम बताएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि WACC को कैसे कंप्यूट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी लेंदी टॉपिक है, इसीलिए इसको थोड़ा हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। आज पहले हम ये जानेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो बेसिकली ये नाम से ही पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स कि कैपिटल का हमको कॉस्ट कंप्यूट करना है, निकालना है, जानना है कि कैसे कंप्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एवरी कैपिटल हैज अ कॉस्ट, यानी कोई भी कैपिटल है, आपको पैसे की जरूरत है तो कहीं से भी आप कैपिटल को रेज करेंगे तो आपको उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लाइक हम आपको बताते हैं कि अगर आपको पैसे की कमी है तो सबसे पहले आप बैंक अगर जाते हैं तो बैंक जाएंगे तो बैंक से वहां से अगर आपने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, वो वहां पे कॉस्ट ऑफ लोन हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। अगर आप इक्विटी शेयर के थ्रू कैपिटल को रेज करना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर को आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है ना। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है, तो कुछ भी आप इशू करते हैं, किसी के थ्रू भी आप कैपिटल रेज करते हैं तो आपको कॉस्ट पे करना होता है। तो उसका कंप्यूटेशन हम लोग कैसे करेंगे वही हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ेंगे। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आपको चीप एंड बेस्ट, जहां पे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिल जाता है सोर्स, उस जगह से आप कैपिटल को रेज कर लें। तो अगर आप सोचे कि आपको अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप कहां से कैपिटल को रेज करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको अपने पेरेंट्स याद आएंगे, माता पिता याद आएंगे कि चलते हैं घर से पैसा ले लेंगे, वहां तो कोई कॉस्ट देने की जरूरत है नहीं, पैसा लाएंगे आराम से अपना यूज करेंगे और उसके अगेंस्ट में कुछ तो देना है नहीं। तो यहाँ पे भी आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो पेरेंट्स के थ्रू जो आपने पैसा लिया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हर एक का अपना एक एक्सपेक्टेशन होता है। अगर आपके पेरेंट्स भी आपको पैसे दे रहे हैं तो उनका भी एक एक्सपेक्टेशन होगा, आज नहीं कल नहीं, बाद में जरूर पता चलेगा कि उनका भी कुछ एक्सपेक्टेशन था। वो भी जब ओल्ड एज में चले जाएंगे तो वो एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हमारा बेटा है जो जिनको हमने पैसा दिया था पहले, वो हमारी देख रेख करेंगे, वो हमारी सुरक्षा करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स समझिए तो सबसे अच्छा सोर्स तो यहाँ समझिए कि पेरेंट्स है, लेकिन सबसे इजी सोर्स भी है। लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है।
हमने बताया आपको शुरू में ही कि एवरी कैपिटल हैज अ कॉस्ट, हर एक कैपिटल का एक कॉस्ट होता है जो आपको देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। यह दूसरा सोर्स है, सपोज करो कि पेरेंट्स से पैसा मांगने गए, आपको नहीं मिला, वहां बोल दिए कि नहीं है भाई, पैसा नहीं देंगे तुमको, तो वहां से तो आप नाराज होकर लौट जाएंगे। तो फिर आप कांटेक्ट करेंगे कि चलते हैं फ्रेंड के पास से पैसे ले लेने के लिए, फ्रेंड से कैपिटल को रेज कर लेंगे। तो आपका जो सबसे नियरेस्ट फ्रेंड होगा उससे बोलेंगे कि भाई हमें पैसे की जरूरत है, आप हमें पैसे दीजिए। तो पता चलेगा कि आपका फ्रेंड बोलेगा कि ठीक है ले लीजिए, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए वो आपको दे सकता है। तो यहाँ पे भी वो अगर कॉस्ट नहीं ले रहा है तो आपके फ्रेंड्स का जो एक्सपेक्टेशन है वही आपके लिए कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्रेंड्स चाहेगा कि आज आपको जरूरत है तो हमने दे दिया, कल हमें जरूरत होगी तो आपसे वो मांग लेगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है फ्रेंड का, वही तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। तो अगर ये सोचते हैं कि कोई भी कैपिटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो वो गलत है, हर एक कैपिटल का अपना कॉस्ट होता है। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे हम कंप्यूट करेंगे, वही सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने यहाँ पे लिखा है डिवेंचर। तो डिवेंचर जैसा आप जानते हैं, इस चैप्टर में हम डिवेंचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम आपको टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पढ़ाएंगे उस जगह पे हम बताएंगे कि डिवेंचर क्या होता है। बट मोटा मोटी जो डेफिनेशन होता है डिवेंचर का वो मैं बता देता हूँ कि डिवेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प टू रेज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी डिवेंचर जो है एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो आपको हेल्प करता है कैपिटल को रेज करने के लिए। ठीक है, it has a definite rate of interest and definite period. It has a fixed rate of interest and definite period. अगर आप डिवेंचर के थ्रू कैपिटल को रेज करते हो तो डिवेंचर अगर आप मार्केट में इशू किए हो तो उसके लिए आपको उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और एक निश्चित समय के बाद उसको रीपेमेंट भी कर देना होगा। यानी 5 साल के लिए आपने डिवेंचर के थ्रू कैपिटल रेज किया है या 10 साल के लिए आपने डिवेंचर के थ्रू कैपिटल रेज किया है तो 10 साल तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 10वें साल के एंड में आपको उसको टोटल अमाउंट क्या करना होगा, रीपेमेंट कर देना होगा। तो ये डिवेंचर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब बात रही कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को हम यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, डिवेंचर का तो टाइप्स बहुत होता है, नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे सिक्योरिटी के ऊपर तो हम आपको बताएंगे कि डिवेंचर के कितने टाइप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे उसमें बेसिकली 2 जो डिवेंचर है, 2 टाइप्स का जो डिवेंचर है उसका कॉस्ट हमें पढ़ने के लिए दिया गया है या किसी भी बुक में दिया जाता है या यही आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें पहला नाम है डिवेंचर का रिडीमेबल और दूसरे का नाम है इरिडीमेबल। अब यहाँ पे डिवेंचर, अब यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूं कि अगर आप डिवेंचर का कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 तरह का डिवेंचर पढ़ने को मिलेगा। एक तो इरिडीमेबल डिवेंचर होगा, इरिडीमेबल डिवेंचर, और दूसरा जो कॉस्ट पढ़ना होगा वो होगा रिडीमेबल डिवेंचर का, आपका रिडीमेबल डिवेंचर। जब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की बात करेंगे तो हम 2 ही डिवेंचर की बात करेंगे, एक इरिडीमेबल डिवेंचर और दूसरा रिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल डिवेंचर का हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं कि क्या होता है। इरिडीमेबल मीन्स होता है कि जो डिवेंचर इशू किया गया है पब्लिक को, जिससे कि कैपिटल हमने रेज किया है, उसको कभी भी लौटाना वापस नहीं होता है। यानी हम अगर आपसे पैसा मांगे कि 10 लाख रुपया दे दीजिए, आप हमें 10 लाख रुपया दे दिए हैं, उसके बाद हम ये समझ लें कि आपको पैसा लौटाना वापस नहीं है, आप ये मानकर समझ लीजिए कि आपका पैसा अब नहीं वापस लौटेगा, दैट इज इरिडीमेबल। यानी कि रीपेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन वहीं अगर रिडीमेबल डिवेंचर है तो रिडीमेबल मीन्स होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना पड़ेगा। यानी अगर हम आपसे 5 लाख रुपया मांगे हैं तो हो सकता है वो 2 महीने के लिए हमने आपसे मांगा होगा, तो 2 महीने के बाद हमें आपको रीपेमेंट करना होगा। तो ये जो रीपेमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है वही होता है रिडीमेबल, और जिसमें रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है,
प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने की जरूरत नहीं होती है कभी भी थ्रू आउट द लाइफ, तो वो आपका हो जाता है इरिडीमेबल। तो दोनों का कॉस्ट हम अलग अलग निकालेंगे, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर का, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है जो कि इरिडीमेबल डिवेंचर का है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन जो दिया गया है वो रिडीमेबल का है या इरिडीमेबल का है। तो अगर क्वेश्चन में मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ होगा तो वो रिडीमेबल होगा, क्योंकि रिडीमेबल का गुण है कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद उसको रीपेमेंट करना होता है। तो अगर क्वेश्चन में मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है 5 साल, 6 साल, 8 साल के लिए इशू किया गया, तो वो रिडीमेबल होगा। और अगर जिस क्वेश्चन में मैच्योरिटी पीरियड नहीं दिया है, यानी टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है कि कितने साल के लिए इशू किया गया था, तो वो आप समझें कि वो इरिडीमेबल डिवेंचर का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये देखना होगा कि वो जो क्वेश्चन दिया गया है वो रिडीमेबल का है या इरिडीमेबल का है, देन आप आगे फिर प्रोसेस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट इरिडीमेबल डिवेंचर का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे दो सेक्शन आप बांट सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या है कि वहां पे इरिडीमेबल डिवेंचर का क्वेश्चन पूछा और आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आप कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बताइए बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इरिडीमेबल डिवेंचर है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूला होगा, एक होगा आफ्टर टैक्स यानी टैक्स के बाद का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और एक होगा बिफोर टैक्स यानी टैक्स के पहले का कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स। आप यहां ठीक से देखेंगे, आफ्टर टैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट 1 - t y NP। ये जो फॉर्मूला आपका है वो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर का है, और वो भी किसका, आफ्टर टैक्स का। तो अगर क्वेश्चन में आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पूछा है और इरिडीमेबल है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला यहाँ आप देख रहे होंगे कि इंटरेस्ट ब्रैकेट ओपन है और 1 - t स्मॉल t ब्रैकेट क्लोज है बाई NP है। यहाँ एब्रिविएशन जानेंगे तो I स्टैंड्स फॉर होता है इंटरेस्ट, T स्टैंड्स फॉर टैक्स रेट, जो भी टैक्स रेट होगा कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ होगा वो वहां पे हम लोग पुट कर देंगे। और नीचे में जो आप NP देख रहे हैं ये NP, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेट प्रोसीड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। नेट प्रोसीड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यानी डिवेंचर को इशू करने में कितना इशू करने का कॉस्ट क्या रहा। सिंपल सा अगर नेट प्रोसीड को आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि कंपनी किस रेट से डिवेंचर को मार्केट में इशू कर रही है। नेट प्रोसीड यानी कि नेट कितने रुपये में वो इशू किया है कंपनी जिस रेट से डिवेंचर को इशू कर रही है मार्केट में, वही उसका नेट प्रोसीड होगा। अब यहाँ पे आप जानते होंगे कि किसी भी सिक्योरिटी का पार वैल्यू होता है, पार वैल्यू को कहीं कहीं पे फेस वैल्यू भी हम लोग बोलते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होता है या पार वैल्यू क्या होता है, कोटेड प्राइस होता है। कंपनी वो कोट करती है कि हमारा एक डिवेंचर जो होगा वो 100 रुपीज का होगा। तो एक डिवेंचर 100 रुपीज का होगा, ये अगर फिक्स कंपनी ने किया है तो उसको हम बोलेंगे कि वो डिवेंचर का पार वैल्यू है या फेस वैल्यू है। अब कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि वो या तो पार वैल्यू पे मार्केट में इशू कर सकता है या पार वैल्यू से कम यानी डिस्काउंटेड जिसको बोलते हैं कि डिस्काउंट करके मार्केट में इशू कर सकता है। सपोज कीजिए कि 100 रुपीज पार वैल्यू है, तो कंपनी के पास ये राइट है कि वो उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू कर सकता है। मान लो कि 10% डिस्काउंट पे कंपनी इशू करता है, तो 100 रुपीज का 10% आप लेस करेंगे तो वो 90 रुपीज बचेगा। तो कंपनी ने 90 रुपीज में मार्केट में डिवेंचर को इशू किया, तो यहाँ पे 90 रुपीज जो होगा, 90 रुपया जो होगा वो आपका नेट प्रोसीड होगा, क्योंकि नेट प्रोसीड का मतलब है कि कंपनी किस रेट से डिवेंचर को मार्केट में इशू कर रही है।
दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि कंपनी डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करेगी, ऑन प्रीमियम। तो प्रीमियम पे कब इशू करती है? जब कंपनी रिनॉन्ड कंपनी है और बहुत अच्छा उसका गुडविल है, और मार्केट में चूंकि डिवेंचर उसका नहीं मिल पा रहा है, तो कंपनी उसको प्रीमियम पे इशू करती है। प्रीमियम पे इशू करने का मतलब है कि पार वैल्यू आपका 100 रुपीज है, लेकिन उसको वो बढ़ाकर मार्केट में बेचती है 110 रुपया, यानी 10% अगर प्रीमियम पे बेच रही है तो 100 अगर पार वैल्यू है तो 10% उसमें ऐड कर दीजिए, तो 110 रुपीज में वो मार्केट में डिवेंचर इशू करेगी। तो वहां पे नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा? 110 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आफ्टर टैक्स इरिडीमेबल डिवेंचर का कॉस्ट कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे। ठीक है, बिफोर टैक्स में क्या होता है कि टैक्स रेट को सिर्फ कंसीडर नहीं करते हैं, फॉर्मूला सब वही रहता है, सिर्फ इसमें ये हो जाएगा इंटरेस्ट बाई एनपी होता है ये फॉर्मूला। तो आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला ये हो गया, और बिफोर टैक्स का फॉर्मूला आपका ये हो गया इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये आपका हो गया दोनों फॉर्मूला किसका? इरिडीमेबल डिवेंचर का, आफ्टर टैक्स का और बिफोर टैक्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। तो रिडीमेबल डिवेंचर के लिए हमने आपको पहले बताया कि एक बार जब क्वेश्चन आता है तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो रिडीमेबल का है या इरिडीमेबल का है। तो अगर आपको मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें ईयर दे दिया है 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स जो भी है, अगर दिया हुआ है तो वो आपका रिडीमेबल का हो गया, यानी कि रिडीमेबल डिवेंचर वो है। और रिडीमेबल डिवेंचर का फॉर्मूला भी क्या होता है? चेंज हो जाता है ना, किससे? इरिडीमेबल डिवेंचर से। तो रिडीमेबल डिवेंचर का क्या फॉर्मूला होगा? इसका भी दो फॉर्मूला होगा, एक आफ्टर टैक्स का अलग हो जाएगा और बिफोर टैक्स का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिडीमेबल डिवेंचर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक आफ्टर टैक्स और दूसरा बिफोर टैक्स। अब देखिए, आफ्टर टैक्स का जो फॉर्मूला होता है रिडीमेबल का, वो होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाई एन बाई आरवी प्लस एनपी बाई 2। यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आफ्टर टैक्स अगर रिडीमेबल डिवेंचर है और आफ्टर टैक्स का अगर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पूछ रहा है आपसे, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मैं एब्रिविएशन बता देता हूं कि आई तो आप पहले जानते हैं कि आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वही होगा यहाँ पे। टी मीन्स तो टैक्स रेट आप समझ रहे हैं, प्लस आरवी जो यहाँ पे दिया है, आरवी का मतलब होता है रिडेम्पशंस वैल्यू, है ना। कंपनी किस रेट से उसको रिडीम करेगी, वापस लेगी, कौन सा रेट होगा वो या तो पार वैल्यू भी हो सकता है, मीन्स कि 100 रुपीज का डिवेंचर था, उसको जब लेने का वक्त आएगा तो 100 रुपीज में ही लेगा, तो रिडेम्पशंस वैल्यू 100 हो जाएगा। दूसरा केस ये होगा कि रिडेम्पशंस वैल्यू आपका प्रीमियम पे होगा, तो 100 रुपीज का अगर डिवेंचर है और उसको 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहा है, रिडेम्पशंस ध्यान रखिएगा, वर्डिंग का बहुत डिफरेंस होगा यहाँ पे। रिडेम्पशंस मीन्स कि वो वापस ले रहा है अपने डिवेंचर को, तो प्रीमियम पे अगर रहेगा तो 100 रुपीज का अगर डिवेंचर है, तो अगर प्रीमियम 10% पे रिडीम कर रहा है तो 110 रुपीज उसको वापस करेगा लेते वक्त। ठीक है, और तीसरा केस ये भी हो सकता है कि रिडीम डिस्काउंट पे किया हो, तो रिडेम्पशंस अगर डिस्काउंट पे हुआ है तो 100 रुपीज अगर इशू हुआ, 100 रुपीज अगर उसका पार वैल्यू है और 10% डिस्काउंट में रिडीम हो रहा है, तो जब उसको वापस लेने का वक्त आएगा तो उसको हम 90 रुपीज 90 रुपया में उसको हम वापस खरीद लेंगे। ठीक है, तो रिडेम्पशंस वैल्यू मीन्स कि रिडीम कंपनी किस रेट से कर रहा है, तो वहां पे ये रखा जाएगा रिडेम्पशंस वैल्यू माइनस, यहाँ पे आप देख रहे हैं एनपी है, एनपी मीन्स वही हो जाएगा नेट प्रोसीड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर एन,
तो कैपिटल लेटर एन का मतलब है नंबर ऑफ मैच्योरिटी ऑफ ईयर्स, यानी कितने साल के लिए डिवेंचर को इशू किया गया था। वहां पे क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ रहेगा 5 साल, 8 साल, 10 साल। तो नंबर ऑफ मैच्योरिटी के जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर 5 साल रहेगा तो 5 लिख देंगे, 10 ईयर्स रहेगा तो 10 लिख देंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एन का वैल्यू पुट करेंगे। इन पूरे को डिवाइड कर देंगे आरवी रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड, जो नेट प्रोसीड होता है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। यानी एवरेज ले रहा है किसका, रिडेम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड का नीचे में एवरेज लेकर आप उसको डिवाइड कर दीजिए। जो आंसर आएगा वो आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर आफ्टर टैक्स का आएगा। और यही अगर बिफोर टैक्स आपसे पूछता है तो यहाँ पे जो 1 माइनस टी हमने लिया है वो वहां से रिमूव हो जाएगा, यानी टैक्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो वहां पे जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाई एन बाई आरवी प्लस एनपी बाई 2। तो ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला वो बिफोर टैक्स का है, यानी टैक्स कंसीडर इसमें हमको नहीं करना होगा, टैक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका जो होगा वो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर बिफोर टैक्स का होगा। एब्रिविएशन सबको पता होगा जैसा कि प्रीवियस में हमने बता दिया है आपको। तो ये जो दोनों आप देख रहे हैं कि डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो हम निकाले हैं उसमें 2 अलग अलग पार्ट हुआ है। ई रिडीमेबल डिवेंचर अलग है, रिडीमेबल डिवेंचर अलग है, ठीक है। और ई रिडीमेबल डिवेंचर में भी 2 है, एक आफ्टर टैक्स और एक बिफोर टैक्स। और रिडीमेबल डिवेंचर में भी 2 हो जाएगा, एक आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला, एक बिफोर टैक्स का। यानी आफ्टर टैक्स मीन्स टैक्स कंसिडरेशन के बाद और बिफोर टैक्स मीन्स टैक्स कंसिडरेशन के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको आगे एक क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डील करेंगे, एक इजी क्वेश्चन डील करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे कि कैसे इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे इजी ले रहे हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं कि रिलायंस कंपनी इशूड अ डिवेंचर ऑफ ₹5 lakhs, ब्रैकेट ओपन में है ₹100 ईच, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और यहाँ पे आपका बस इतना ही रखते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे देते हैं यहाँ पे। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%। और आपसे पूछता है फाइंड कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि रिलायंस कंपनी ने इशूड किया है एक डिवेंचर जो कि 5 लाख रुपए का है और एक का जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यानी डिवेंचर इशू किया है उस पर 10% इंटरेस्ट पे करेगा। और कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपको दे दिया गया है 50% और आपको बोल रहा है फाइंड कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे हमने पहले बताया आपको कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये रिडीमेबल का है या इरिडीमेबल का है। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं दिया हुआ है कि कितने साल के लिए इशू हुआ है। तो इसको हम ट्रीट करेंगे कि ये इरिडीमेबल डिवेंचर का क्वेश्चन है और इरिडीमेबल क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ना तो बोला गया है आफ्टर टैक्स और ना बोला गया है बिफोर टैक्स। तो अगर आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स नहीं बोला गया है तो हम हमेशा यूज करेंगे आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला। अगर बिफोर टैक्स लिख देता तो बिफोर टैक्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला उस जगह यूज करते हैं जिस जगह कुछ बोला नहीं जाता है, ठीक है। इरिडीमेबल डिवेंचर का है और कुछ नहीं बोला गया है आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे सिंपल हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, इंटरेस्ट 1 माइनस टी बाई एनपी। अब यहाँ पे देखिए कि इस फॉर्मूला में हम कैसे पुट करेंगे वैल्यू को। इंटरेस्ट,
तो इंटरेस्ट आपको पता है कितना है, 10%। और आपको पता है कि इंटरेस्ट जब भी हम कंप्यूट करते हैं वो हम पार वैल्यू पे करते हैं, है ना। पार वैल्यू इसका कितना है, 5 लाख रुपये का है, 5 लाख रुपये का है, और एक का वैल्यू कितना है, 100 रुपीज। तो यहाँ पे एक बात और आपको जाननी चाहिए कि आप या तो 5 लाख रुपये पे निकाले कंप्यूट करें, या आप एक डिवेंचर के कॉस्ट पे निकाले, मीन्स 100 रुपीज पे निकाले, आंसर विल बी सेम। आंसर आपको सेम होगा, कोई चेंजेस देखने को नहीं आएगा। तो अगर आप फुल वैल्यू से कंप्यूटेशन करते हैं, अगर आप 5 लाख से कंप्यूटेशन करेंगे तो कंप्यूटेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इजी रहता है कि आप एक यूनिट पे कंप्यूटेशन करें। तो एक यूनिट पे कंप्यूटेशन के लिए आपको जरूरी है कि यहाँ पे देखना होगा कि एक यूनिट का रेट कितना यहाँ पे पार वैल्यू दिया है, 100 रुपीज। तो जब भी इंटरेस्ट कंप्यूट होता है पार वैल्यू पे होता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि पार वैल्यू पे ही हमेशा इंटरेस्ट कंप्यूट होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बोला गया है, तो आप देख रहे हैं कि एक का वैल्यू 100 रुपीज है और उस पे इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपीज। इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे 10 रुपीज। ब्रैकेट ओपन कर दिए, 1 माइनस, यहाँ पे टैक्स रेट बोला गया है, टैक्स रेट, टैक्स नहीं, टैक्स रेट। टैक्स रेट का मतलब होता है कि टैक्स रेट यहाँ पे 50% दिया है, तो आपको पूरा का पूरा वहां 50% रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 100 का 50% निकाल लेंगे, वो टैक्स नहीं पूछ रहा है, बल्कि टैक्स रेट है वहां पे। तो यहाँ पे 50% का मतलब हम यहाँ पे 0.5 रख सकते हैं। 50% को अगर 50/100 करेंगे तो 0.5 हम वहां पे रख सकते हैं, है ना। तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिए। बाई नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड हमने बताया कि कंपनी किस रेट से इशू कर रही है मार्केट में डिवेंचर। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में पार वैल्यू 100 रुपीज दिया गया है और उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी किस रेट पे इशू की है। तो हम यहाँ पे ये कंसीडर कर लेंगे, ये हम मान लेंगे कि कंपनी 100 रुपया में ही क्या किया है, इशू किया है, क्योंकि इशू से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि 100 रुपीज ही आपका क्या है, इशू कॉस्ट है, ठीक है। इशू तो कंपनी कितना पे इशू कर रही है, 100 रुपीज पे इशू कर रही है। ये सॉल्व हो गया, है ना। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.5, 10 into 5, 5/100 शायद होना चाहिए, है ना। हाँ, 5/100, तो यानी इट मीन्स आप इसको 5% बोल लें, है ना। तो ये आपका निकल गया 5/100, इट मीन्स 5%। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का रिजल्ट कितना आ गया, 5% आ गया। देखिए आप कितना इजी है ये, बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। उसके बाद आपको वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको सिर्फ फॉर्मूला पे पुट कर देना होता है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कंटिन्यू करूंगा कि अगर रिडीमेबल डिवेंचर का मैटर है तो उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे कंप्यूट करेंगे, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट, इक्विटी का कॉस्ट, रिटेन अर्निंग का कॉस्ट, और देन लास्टली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो कंटिन्यू देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।